तो गुड मॉर्निंग, मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से आप लोगों के लिए बच्चों लाया हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 19। इसमें हम लेक्चर खत्म हो चुका है, केवल हम क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर नंबर 14 में लास्ट वाले क्वेश्चन में मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई थी, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपके सामने लाया हूं, डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन बच्चों देखेंगे। तो कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है था, जो आईआईटी में भी आया था, आईआईटी में भी आया था 1996 में, और साथ में मैंने बताया था ये सीबीएसई पीएमटी में, नीट में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, एंड सीबीएसई पीएमटी इसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मीन्स नीट में क्वेश्चन आया था बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये मेरा लेक्चर नंबर है आपका 19 16 17 हो गया आपका 17 के बाद में 18 होगा, लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे नहीं बना था, उसको यदि अपन देख लेते हैं बच्चों। तो विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन था। स्टेटमेंट विथ reference to the solubility of MgSO4 in water। ठीक है बच्चों, है ना? ठीक है। Which one is the correct statement with reference to the solubility of MgSO4 in water? देखिए solubility वाला ही क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था अपना लेसन नंबर 14 का, जो एस ब्लॉक आपको मिला हुआ है। अभी आपके मेरे बाकी मैंने दे दिए वीडियोस, अभी आते जाएंगे फटाफट आपके पास। तो ए ऑप्शन है इसमें SO4-2 आयंस, मेनली कंट्रीब्यूटर टूवर्ड्स हाइड्रेशन एनर्जी। बी ऑप्शन दिया था इसमें साइजेस ऑफ Mg+2 एंड SO4-2 आर सिमिलर। सी ऑप्शन था हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी of MgSO4 is higher in comparison to its lattice energy। डी ऑप्शन था बच्चों आयोनिक पोटेंशियल। डी ऑप्शन यहां लिख रहा हूं मैं, आयोनिक पोटेंशियल, इसको ब्रैकेट में लिखा है इसने, चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ Mg+2 is very low। हर सेंटेंस को हमें ध्यान से देखना है, और सेंटेंस को ध्यान से देख के हमें इसको आंसर लाना है बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन था लेसन नंबर 14 का एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन, जिसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई थी, अभी कल ही आपको मिला है। उस क्वेश्चन को इसमें मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। Which is correct statement with reference to the solubility of MgSO4 in water। मैंने उस वीडियो में पूरा आपको कंसेप्ट दिया हुआ है कि MgSO4 की जो सॉल्युबिलिटी है कैसे होगा, बेरिलियम सल्फेट BSO4, MgSO4, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। उसमें मैंने बच्चों आपको बताया हुआ है कि जब व्हेन वी मूव बेरिलियम टू बेरियम छोटा सा है, बेरियम बड़ा है। व्हेन वी मूव बेरिलियम टू बेरियम, जब हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, उस समय यहाँ पर
सल्फेट आयंस तो बराबर है, एक ही जैसा सब में। कैटायन का साइज बढ़ रहा है एंड ड्यू टू द कैटायन का साइज इंक्रीज द साइज ऑफ कैटायन, हाइड्रेशन एनर्जी इज लो। तो क्या हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करवाई थी अपन ने बोला था जो सॉल्युबिलिटी है दैट सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों का एक पहला एक क्वेश्चन मैंने मारा था, सेकंड मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रेशन एनर्जी जो है जब डेल्टा एच निगेटिव होगा वो तब निगेटिव होगा जब एच हाइड्रेशन और प्लस एच लैटिस एनर्जी, यदि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी काउंटर बैलेंस कर रही है आपस में सॉल्युबिलिटी को, तो हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी को दोनों जोड़ दिया जाए और डेल्टा एच निगेटिव मिले तो इट मीन्स कि वो सॉल्ट सॉल्युबल हो जाता है। ये दो कंसेप्ट मैंने आपको दिए थे, उसके आधार पर क्वेश्चन 1996 और बहुत सारा है। अपन आज क्वेश्चंस पे और डिस्कशन लेंगे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पे डिस्कशन ले रहा हूं। तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारी ज्यादा है, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, और जब निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, और जब निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी हमें ज्यादा मिलेगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है, क्या एनायन की होती है कि हाइड्रेशन एनर्जी? देखिए यहाँ पे एनायन है, इसको आप काट दीजिए, इसकी तो होगी नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा कैटायन की होगी, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, साइज यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी है। मैं इसको यहाँ पे भी 1 वाला पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दे दिया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये और सेकंड पॉइंट आपका ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट जो लिखा है उसको मैं मिटा देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ बच्चों कि सॉल्युबल क्वेश्चन क्या है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgSO4 इन वाटर। करेक्ट स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आते हैं, थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। सल्फेट आयंस मेनली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हाइड्रेशन एनर्जी। सल्फेट आयन करते हैं क्या, एनायन नहीं करेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी किसकी मिलेगी बच्चों हमें, वो हमेशा हमें कैटायन की मिलेगी। हाइड्रेशन एनर्जी स्पेशली कैटायन की मिलेगी। आप एनायन की अपन ले सकते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, साइजेस ऑफ मैग्नीशियम एंड, और चूंकि एनायन का तो हम कॉमन एनायन है तो हम काट देंगे, यहाँ पर कॉमन एनायन को आप काट दो। अब साइजेस ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फेट आयंस आर सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम आयंस क्या होंगे, Mg+2 आयंस, ये छोटा होगा और SO4- आयंस ये बड़ा होगा। हमेशा एनायन बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और है, 1 और 2 के बाद में एक थर्ड फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी के केस में हम यहाँ पर और भी कर देते हैं कि यहाँ पर Q अपॉन जो अपन R लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बराबर क्या है हमारा, Q अपॉन R। Q अपॉन R का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया, और R मतलब रेडियस हो गया। तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशो, इसका भी हाइड्रेशन एनर्जी बराबर होता है। हाइड्रेशन ज्यादा करना है तो रेडियस कम कर दो, चार्ज ज्यादा हो जाए तो हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो 1, 2, 3 ऐसा फॉर्मूले तो हमारे पास कंसेप्चुअल फॉर्मूले हमारे हाथ में आ रहे हैं। साइजेस ऑफ Mg+2 एंड सल्फेट माइनस आयंस आर सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर नहीं है साहब। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ MgSO4 इज हायर, हाँ ये कुछ पॉइंट हमारे हाथ में आ रहा है कि MgSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, साइज यदि बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी यदि कम होगी तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पर कम होती जाएगी। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा सीक्वेंस। मैंने आपको वीडियो में एस ब्लॉक जो वीडियो मेरा 14 वाला वो मैंने आपको इसमें दिया हुआ है। तो बेरिलियम यहाँ पर चला जाएगा हमारा। ठीक है, साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन कम हो गया, तो क्या बोल रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी MgSO4 इज हायर, तो MgSO4 की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि MgSO4 के बारे में बात कर रहा है, ये ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी। किससे ज्यादा होगी, कंपेयर कर रहा है लैटिस एनर्जी से। हाइड्रेशन ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा है लैटिस से, हाइड्रेशन ज्यादा है लैटिस से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। तो हमारा आंसर आपका हमें C मिलना चाहिए। क्या ये MCQ में मोर देन 1 आंसर में आ सकता है क्या, तो हम D वाले को भी देख लें। आयोनिक पोटेंशियल ऑफ Mg+2 इज वेरी लो। अब चार्ज अपॉन चार्ज मीन्स क्या हो गया आपका, Q हो गया बच्चों। चार्ज मतलब क्या हो गया आपका, Q हो गया। ये Q
और रेडियस मतलब आर, तो क्या बोला है चार्ज अपॉन रेडियस मतलब क्यू अपॉन आर, क्यू मीन्स चार्ज, आर अपॉन रेडियस। तो क्या बोला ये लो है, क्यू अपॉन आर ऑफ Mg+2 इज वेरी लो। यदि लो होगा तो मतलब हाइड्रेशन हमारा कम हो जाएगा, हाइड्रेशन तो ज्यादा है क्योंकि सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, MgSO4 डिजॉल्व इन वाटर हो रहा है। इसका मतलब क्या है चार्ज अपॉन आर रेशो हमारा ज्यादा मिलेगा हमें, ठीक है। तो वेरी लो वाला तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, ज्यादा वाला होना चाहिए, इससे डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 में ID 1996 PMT में आया था सॉल्युबिलिटी वाला, इस लेसन में मैंने आपको ये बताया। अगला क्वेश्चन मैं डिस्कशन करता हूं, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं फिर, ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने, कोई पॉइंट तो ऐसा नहीं है जो क्लियर ना हुआ हो आप लोगों को, सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट फिर से रिपीट, ठीक। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कंफ्यूज बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, पूरे कंफ्यूजन मेरे एस ब्लॉक 14 नंबर वीडियो लेसन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी के, थर्मल स्टेबिलिटी के भी पॉइंट वाला वीडियो मैं दे चुका हूँ आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की हम यदि बात करते हैं और आपको दे रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिए फ़ायदेमंद करेगा, चलिए कुछ चूंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो गया तो 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो आपसे बनने चाहिए, ऐसी मुझे आशा है। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है ये। बोला ओल्ड क्वेश्चन था जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी वो मैंने आपको करवाया। अभी न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 AIEEE 2010 का क्वेश्चन था, AIEEE 2010 का क्वेश्चन क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, GLAUBER', ग्लोबल सॉल्ट इज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लोबल सॉल्ट इज, ए थे ऑप्शन MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका CuSO4 5H2O और सी ऑप्शन है आपका FeSO4 7H2O और डी ऑप्शन है आपका Na2SO4 10H2O। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने AIEEE 2010 का क्वेश्चन आपके सामने, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लोबल सॉल्ट इज, ए ऑप्शन MgSO4.7H2O, CuSO4.5H2O और FeSO4.7H2 एंड Na2SO4.10H2O। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ग्लोबल सॉल्ट डायरेक्टली मैंने आपको जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आपने वीडियो देखे हैं तो उन वीडियोस में आपको मैंने सॉल्ट्स के बारे में, नेम ऑफ द सॉल्ट्स बता दिया है और सॉल्ट्स के अलग से वीडियो हैं, शायद वीडियो नंबर 13 आपको मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने ग्लोबल सॉल्ट बताया हुआ है। ग्लोबल सॉल्ट हमारा Na2SO4 10H2 होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, कंपाउंड्स का जो डिटेल है अभी आपके मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आने वाला है, जिससे मेटलर्जी मैंने बोला हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में सोडियम एंड इट्स कंपाउंड्स में आपको ये वाला थोड़ा डिटेल में आपको मिलेगा, इसकी रिएक्शंस वगैरह मिलेंगी। तो बच्चों ये ग्लोबल सॉल्ट तो ये हो गया, लेकिन आप ये अनुभव कर रहे हैं कि यार ये भी तो सॉल्ट दिए हुए हैं, तो ये वाला सॉल्ट का नाम मैंने MgSO4 7H2O, उन वीडियोस में मैंने आपको बताया हो कि इसको अपन एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। और कॉपर और जो आयरन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे, कॉपर CuSO4 5H2O को हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्लू विट्रॉल, क्या बोलेंगे हम इसको, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। और यदि हम FeSO4 7H2 लेते हैं बच्चों तो हम उसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रीन विट्रॉल। तो ये ग्रीन विट्रॉल क्योंकि हरे रंग का होता है, ग्रीन होता है ना हरा रंग, तो बच्चों चूंकि ये हरे रंग का होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल। इसको हम कॉपर CuSO4 ये नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। और Na2SO4 10H2 ग्लोबल सॉल्ट, MgSO4.7H2 एप्सम सॉल्ट हम लोग कहते हैं। तो ये नाम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है AIEEE 2010 में, नाम हमें पता होना चाहिए, हम आपको देते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन यदि अपन जाते हैं AIEEE 2012 का क्वेश्चन को लिख लिया आपने, चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, क्वेश्चन नंबर 3 में ले लिया AIEEE 2012 मीन्स JEE मैन, जैसे क्वेश्चन आते हैं
उसमें AEE चलता था हमारा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन yields a basic as well as acidic oxide। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन जाने वाला है ये आपका। AEE 2012 में बोला थर्मल डिकम्पोजिशन करवाइए पहले सॉल्ट्स का, और उसके बाद जो देगा यील्ड्स मतलब जो देगा बेसिक भी देगा और एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड दोनों देगा। 12th का ए ऑप्शन है हमारा KClO3, बी ऑप्शन दिया है इसने CaCO3, सी ऑप्शन दिया है इसने NH4NO3 और डी ऑप्शन दिया इसने NaNO3। क्योंकि ये सॉल्ट्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन वाली बात कर रहे हैं ये, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप अनुभव कीजिएगा जब IIT JEE मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्लोरीन, इट इज़ नॉट नेसेसरी पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट, क्लोरीन यहाँ पर जो है आपका हेलोजन वाला है, मिला के क्वेश्चन इसने डाल दिया। तो आपको नाइट्रोजन वगैरह क्वेश्चंस हैं, मिला के डाल दिया इसने यहाँ पे तो कोई एस ब्लॉक दिख ही नहीं रहा है, पी ब्लॉक का है हमें तो पर, लेकिन जब हम JEE क्वेश्चन करेंगे तो पूरा हमें ऑप्शंस पता होने चाहिए। चलिए मैं ये समझता हूँ आपने कर लिया होगा, है ना, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड्स से बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स, कर लिया आप लोगों ने बच्चों, बताऊं? चलिए अब मैं इसका आंसर देना शुरू कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए अब यहाँ पर मैं इसको तोड़ना, हर सॉल्ट को मैं तोड़ूंगा, ठीक है बच्चों। जब मैं एवरी सॉल्ट को तोड़ूंगा तो मैं पता लगाऊंगा कि कौन सा एसिडिक के साथ मुझे बेसिक दोनों मिलेंगे। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, मैंने आपको बताया था। और बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है। तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड भी चाहिए और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी चाहिए। चलिए KClO3 को हम तोड़ते हैं हाई टेम्परेचर पर। जैसे मैं इसको हाई टेम्परेचर पर तोड़ता हूँ तो मुझे KCl मिलता है और 3/2 O2 मुझे मिलती है, ऑक्सीजन मुझे मिलती है। KCl3 को पोटेशियम क्लोराइड कहलाता है। इसको यदि हाई टेम्परेचर पर तोड़ा जाता है तो जो KCl ग्रुप है, ये KCl ग्रुप यहाँ पर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन मिलता है। इसका रेसिडुअल पोटेशियम क्लोराइड का हमें रेसिडुअल मिलता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ना ही एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये QH और HCl से आता है, बनता है। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर गलत हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर CaCO3 में, इसको मैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर गर्म करता हूँ तो मुझे CaO, क्योंकि मेटल कार्बोनेट है, देखिए सेकेंड ग्रुप का मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को जब भी आप हीट करेंगे, तो आपको मेटेलिक ऑक्साइड CO मिलेगा और प्लस CO2 आपको अलग हो जाएगा। मेटल कार्बोनेट को जब भी आप हीट करेंगे तो आपको CO एंड CO2 आपको यहाँ पर मिलेगा। केवल वो वाले मेटल को छोड़कर जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन सी होती है, लिक्वा, सरका, नामक, अलजकरफी, कड़कोनी, सनपबोकई, SG बरकलफ। तो वो वाला जो है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। उसमें हाइड्रोजन के जो नीचे के एलिमेंट हैं, जो कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये सब को जब अपन हीट करते हैं तो यू गेट कॉपर। आपको डायरेक्ट उसको मेटल आपको मिल जाता है कार्बोनेट से, चाहे वो कार्बोनेट हो और चाहे वो नाइट्रेट हो। लेकिन बाकी जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, हमने बताया सेकेंडरी ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड हमें यहाँ पर देंगे। CO हमें मिल रहेगा, CO2 निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखो CO क्या है, मेटल ऑक्साइड है तो ये बेसिक नेचर का हो गया, और यहाँ पर ये CO2 कार्बन नॉन मेटल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये एसिडिक। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर होती है, तो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों ही ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड ये भी ऑक्साइड, ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों, ऑक्साइड्स बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर बी निकल आया। आगे और तोड़ के देखते हैं, हो सकता है मोर देन वन आंसर हमारे पास, ऑप्शन मोर देन वन हो, करेक्ट आंसर हो, मल्टीपल चॉइस हो।
मैं इसको हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ। देखो बच्चों, जब मैं इसको हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चारों हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकाल दूंगा। ये देखिए निकाल दिए, 2 2 4, यहाँ हाइड्रोजन निकल गए, चारों हाइड्रोजन निकल गए, है ना। 4 हाइड्रोजन आर रिमूव फ्रॉम दिस अमोनियम नाइट्रेट, 4 हाइड्रोजन आर रिमूव फ्रॉम दिस अमोनियम नाइट्रेट, 2 2 4 निकल गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गए। अब बचा के यहाँ पर 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हो गया 2 नाइट्रोजन, N2 हो गया। अब एक ऑक्सीजन एटम इज रिमेनिंग, एक ऑक्सीजन एटम मुझे अलग से मिल गया, तो क्या बन गया? N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। N2O में देखता हूँ ये न्यूट्रल होता है, लॉफिंग गैस होती है, हंसन। मैं छोड़ दूँ तो क्या हो गया, अपन लोग सब हंसने लगेंगे। वैसे मैं हंसता शायद कम हूँ, है ना, क्योंकि मेरा ध्यान जो है पढ़ाई में ज़्यादा रहता है, तो मैं सोचता हूँ आपको बार बार देता जाऊँ तो मुझे हंसी थोड़ी कम रहती है। चलिए ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके साथ मैं हंसूंगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड यदि N2 लेते हैं अपन, इट इज़ ए लॉफिंग गैस एंड इट्स ए न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है बच्चों, ये न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन में अब ये कैसे पता चलेगा? जब मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि N2 इज न्यूट्रल, NO इज न्यूट्रल, एंड बाकी सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो रहते हैं N2O3, N2O4, N2O5 और एसिडिक नेचर, ये सब बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। तो न्यूट्रल होता है, अपन को तो ऐसा चाहिए ऑक्साइड जो एसिडिक भी हो, बेसिक भी हो, ठीक है। इल्ड करें, दोनों बनाएं, यहाँ तो दोनों यही बना रहे हैं। फिर बच्चों यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ NaNO3 की, NaNO3 का ये 2 टाइप की यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है हाई टेम्परेचर पर। यदि मैं 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहा हूँ तो मुझे NaNO2 प्लस हाफ O2 मिल रहा है, और इसी को मैं 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है? ये जो NaNO2 है ये भी यहाँ पर टूट रहा है, यहाँ पर NaNO2 यहाँ पर टूट कर Na2O दे रहा है, प्लस यहाँ पर Na2O दे रहा है ना, प्लस यहाँ पर Na2O के बाद में क्या मिल रहा है? मुझे हाफ O2 मिल रही है, और प्लस यहाँ पर मुझे जो है वो नाइट्रोजन मिल रही है। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस पे खुद ही टूट जाता है। 500 तक जो नाइट्रेट होते हैं ये इसको अपन नाइट्रेट बोलते हैं, है ना, मेटल नाइट्रेट। पिछले लेक्चर में ये सब नाइट्रेट में बता चुका हूँ आपको, तो वो नाइट्राइट में चेंज होते हैं। तो अब यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो नाइट्रोजन इज ए न्यूट्रल इन नेचर, ऑक्साइड है नहीं। Na2 इज ए बेसिक नेचर, मुझे यहाँ पर एसिडिक कोई ऑक्साइड मिल नहीं रहा है, मुझे यहाँ पर कोई एसिडिक ऑक्साइड मिल नहीं रहा है। तो आंसर ना आपका ये है, ना ये है, ना ये है, आंसर आपका जो है बी मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सोडियम नाइट्रेट है, यदि मैं इसको तोड़ता हूँ तो सोडियम नाइट्राइट बनता है। इसमें जो सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम, ये जितने भी नाइट्रेट होंगे, इनके जितने भी नाइट्रेट होंगे, इनको यदि आप टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? 500 तक। इसको आप हीट करेंगे तो आपको ये सब के सब क्या देंगे? यदि सोडियम नाइट्राइड NaNO2 दिया तो पोटेशियम नाइट्राइड क्या देगा? पोटेशियम नाइट्राइड देगा। रूबिडियम क्या देगा? RbNO2 रूबिडियम नाइट्राइड देगा। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम ये जो नाइट्रेट होते हैं इनको अप टू 500 डिग्री से नाइट्राइट देता है, और टेम्परेचर हाई करते हैं 800 से ऊपर 1000, 1200, तो ये खुद ही अपने आप में टूट जाता है नाइट्राइट, और ऑक्साइड और नाइट्रोजन और हाफ O2 में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। 2012 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे अपन जानते हैं, उसको उतार लिया, आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बच्चों। अब आप मिटा दूं मैं अब अपने को यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस मिटा दे रहा हूँ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, 2011 का क्वेश्चन है। क्योंकि एस ब्लॉक मैं ख़त्म कर चुका हूं, और जो एस ब्लॉक मैंने जो ख़त्म किया हुआ है सारे कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूं, तो इस क्वेश्चंस को आप अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आपने एस ब्लॉक के सारे वीडियो दी मुझे मेरे देख लिए हैं, तो अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर, ए मेटल, देखिएगा, ए मेटल M readily forms sulfate, और यहाँ पे लिखा है MSO4, ठीक है, which is water insoluble, which is water insoluble, which is water insoluble। अब ब्रेक पॉइंट आ गया, it forms oxide
MO which becomes inert on heating, full stop. It forms insoluble hydroxide. It forms insoluble hydroxide which is soluble in NaOH. The metal M is, ए ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम, बी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बेरियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है हमारे पास बेरिलियम। अब ये 2011 के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है बच्चों। हम किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिए ध्यान से। ए मेटल M readily forms sulfate MSO4 which is water insoluble. It forms oxide MO which becomes inert on heating. It forms insoluble hydroxide which is soluble in NaOH. The metal M is, ये मेरे जितने वीडियो एस ब्लॉक के दिए आपने पढ़े हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि देखिए सेकंड ऑप्शंस में जाएंगे अपन, तो ऑप्शंस में क्या देख रहे हैं हम यदि ऑप्शंस में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि MSO4 जो हमें मिल रहा है बच्चों, ये +2 -2 सेकंड ए का ऑप्शन सब हमें सेकंड ए ग्रुप के मिल रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा विच इज़ वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि सल्फेट है। अब सल्फेट को यदि अपन देखते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इसके सल्फेट हमें ऐसा मिलते हैं। अब इनके सल्फेट बना लीजिए। जैसे हम इनके सल्फेट बना ले रहे हैं विच इज़ वाटर इनसॉल्युबल, इट फॉर्म्स ऑक्साइड MO, ये जो है ऑक्साइड बनाएंगे, इट फॉर्म्स ऑक्साइड MO भी बनाता है, इट फॉर्म्स ऑक्साइड MO। जब हम इसको सल्फेट को हीट करते हैं तो हमें जो है वो MO बनेगा, प्लस SO2 हमें पता ही अलग हो जाएगी और प्लस ½ O2 अलग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जब भी सल्फेट को करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर अलग हो जाती है, SO2 यहाँ पर अलग हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको चाहे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। मैं इसको हीट करूँगा तो मुझे यहाँ पर BeO मिलेगा, MgO मिलेगा, CaO मिलेगा, SRO मिलेगा, ठीक है, और BaO मिलेगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगी, ½ O2 यहाँ पर निकल जाएगी। तो अब देखिए बेरिलियम ऑक्साइड MgO, CO, SR एंड BeO मुझे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये ऑक्साइड्स यहाँ पर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ऑन हीटिंग। इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स, ये जो है वाटर के साथ में इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। अब इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मतलब BeOH होल ट्वाइस है, यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस है, और यहाँ पर COH होल ट्वाइस है, और यहाँ पर SROH होल ट्वाइस है, और यहाँ पर BeOH होल ट्वाइस है। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स मैंने बताया, अलग से लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, उसको ध्यान से आपको देखना है। देखिए वो वाली चीज़ यहाँ पर काम में आ रही है 2011 में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है यहाँ पर, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी जो व्हेन बी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर इनकी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि OH ग्रुप है, स्मॉल है, इसमें लैटिस एनर्जी यहाँ पर काम करेगा, लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी जिसका साइज यहाँ पर कम होगा। कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ आपको, वो कंसेप्ट यहाँ पे काम में आ रहा है। इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इट फॉर्म्स, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। इन मतलब ये तो सॉल्युबल है तो ये तो होगा नहीं, ये हमारा कट गया। SROH है, ये भी सॉल्युबल होगा। तो ये दो एक ऐसे हैं जो कि हमारे पास इनसॉल्युबल मिलेंगे, बहुत ही कम सॉल्युबल हैं। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में यदि हम दोनों में यदि कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इनसॉल्युबल कौन सा होगा, दैट इज बेरिलियम। तो आंसर आपका
बेरिलियम पे जाना चाहिए, आंसर आपका बेरिलियम पे जाना चाहिए, इस पर निगाह होनी चाहिए आपकी। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होगा, इन सब में इनसॉल्युबल यही होगा, विद सॉल्युबल इन NaOH। और जो कि बेरिलियम जो रहता है आप जानते हैं NaOH में सॉल्युबल होता है क्योंकि सोडियम बेरिलाइट बनता है। ये वाली जो रिएक्शन है विद सॉल्युबल इन NaOH, ये रिएक्शन अभी तक नहीं हुई है, वो कहाँ पे होगी? कंपाउंड्स ऑफ सोडियम के अगले मेरे वीडियो आ रहे हैं, उसमें आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। इसलिए मेरा हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर वो 3-4 जगह से वो रिएक्शन आपको डाल सकता है। ठीक है, तो विच इज इनसॉल्युबल इन NaOH, सोडियम बेरिलियम रिएक्ट्स विद NaOH। तो बेरिलियम यदि NaOH से रिएक्ट करता है तो गिव Na2BeO2, Na2BeO2 देता है, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो जाती है। ये हो सकता है मैंने आपको दिया हुआ हो बेरिलियम ऑक्साइड, मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड यहाँ पर एम्फोटेरिक है, इसलिए वो यहाँ पर ये आंसर हमारे पास आ सकता है। तो इसमें मैंने लेसन में मैंने आपको ये यहाँ पे आपको बताया कि क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम आगे इसी लेक्चर में आपको डायगोनल रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसमें आगे अपन देखते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, है ना बच्चों। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर क्यों होता है? ड्यू टू एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम क्यों होता है, उसका एनॉमलस बिहेवियर क्यों इस बच्चों इसको अपन को मिलता है, उसका कारण क्या है? तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू नंबर 1 स्मॉल साइज। नंबर 1 लेते हैं अपन स्मॉल साइज। नंबर 2 हम लेते हैं हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर होता है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम ऑफ इट्स ग्रुप, जो उसका ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप है बच्चों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इस ग्रुप के अंदर, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर होगा। अर्थात कि जो लिथियम है वो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। कौन सी प्रॉपर्टी? सिमिलर। इसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी, और वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यदि अपन लेते हैं लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम में, तो सेकेंड ए ग्रुप में जब हम लेते हैं तो बच्चों जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है? लिथियम मैग्नीशियम के साथ में क्या कर रहा है? डायगोनल रिलेशनशिप। अर्थात कि जो एनॉमलस बिहेवियर है लिथियम का, वो प्रॉपर्टी इससे अलग हो रही है लेकिन इसके साथ सिमिलर हो रही है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो एनॉमलस बिहेवियर लिथियम की प्रॉपर्टी होंगी वही मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? और हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोलते हैं और डायगोनल रिलेशनशिप। इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ मैग्नीशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनली है ना, ये ऐसा है, तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ मैग्नीशियम। तो जो प्रॉपर्टीज जो आ रही हैं, यदि वो पूछता है कि एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे? आंसर क्या है आपके? स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है? हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है? हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ड्यू टू दिस लिथियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। लिथियम क्या करता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। यदि लिथियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है बच्चों, लिथियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। लिथियम यदि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है तो लिथियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, इसलिए लिथियम कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
जो लिथियम कंपाउंड है वो कहाँ पे सॉल्युबल हो जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्यों? वाटर में कौन सॉल्युबल होता है? आयोनिक कंपाउंड। तो ये कहाँ पे सॉल्युबल हो जाएंगे? यहाँ पर ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, इसलिए वो कहाँ पे सॉल्युबल हो जाएंगे? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें पता कौन से होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ड्यू टू स्मॉल साइज and high polarizing power, due to this lithium form covalent compound and soluble in organic solvent। organic solvent क्या है? अल्कोहल एंड बेंजीन। ये जो एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का होगा, जो अभी मैं बताऊंगा कुछ पॉइंट्स, वही सिमिलर प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की होगी, तो जिसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप बताएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। के कौन कौन से पॉइंट जो सिमिलर हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने अलग अलग जगह पढ़े हुए हैं, अब यहाँ पर ये एक साथ आपको मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट आपको एक साथ मिल रहे हैं? पहला पॉइंट, दोनों ही जो है कार्बोनेट को यदि अपन हीट करते हैं, तो यदि हम दोनों के कार्बोनेट को रिएक्शंस देखते हैं, नंबर 1, दोनों लिथियम कार्बोनेट को आप हीट करें तो क्या बन जाएगा? Li2 बन जाएगा, CO2 यहाँ पर अलग हो जाएगी, ट्वाइस करना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो आपको क्या मिल जाएगा? सेम MgO मिल जाएगा, CO2 यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ में ये सिमिलर रिएक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों, ये सिमिलर रिएक्शन यहां पर शो करता है। 3 2 6, 2a प्लस हाफ O2 कर दीजिए, इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलिए सेकंड रिएक्शन अपन देखते हैं। कार्बोनेट किस में चेंज हो रहे हैं? ऑक्साइड्स में चेंज हो रहे हैं। यहां पर जो ऑक्साइड्स हैं Li2O एंड जो MgO बना हुआ है, ये दोनों के दोनों लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं यहां से मिटा दे रहा हूं तो आपको क्लियर आपको दिखाई दे। ये आपने लिख ही लिया होगा एनॉमलस बिहेवियर और ये सब, और डायगोनल या आपने वाला डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों? दोनों एक जैसी रिएक्शन शो करेंगे। अब चूंकि दोनों एक जैसी रिएक्शन शो करेंगे, इसलिए यहां पर ऐसा हो जाएगा। चलिए तीसरा यदि अपन लेते हैं, थर्ड वाली रिएक्शन है इसकी, थर्ड रिएक्शन इसकी यहां पर फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड में देखते हो बच्चों, यहां पर जो लिथियम बाइकार्बोनेट है एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में ये दोनों मिलते हैं, जबकि लिथियम बाइकार्बोनेट लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये इसके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, अदर आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं अपन। जो लिथियम एंड मैग्नीशियम है, दोनों के दोनों ही हार्ड होते हैं, हार्डर। दोनों लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, दोनों ही कठोर होते हैं। ठीक है, उसके अपने ग्रुप में लिथियम हार्ड होगा, उसके अपने ग्रुप में मैग्नीशियम हार्ड होगा, उसके अपने ग्रुप में। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट आपके हाथ में आ गए। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट अपन उठाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है, यदि अपन यहाँ पर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर तो क्लोराइड, अब बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड जो है दोनों हाइड्रेट क्लोराइड बनाते हैं, ये आपने उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बच्चों? LiCl है, ट्वाइस H2 बन जाएगा। यहाँ पर जो MgCl2 है वो 8H2 हाइड्रेट्स बना लेते हैं। दिस बोथ आर फॉर्म हाइड्रेट्स, इनको अपन हाइड्रेट्स बोलते हैं। दोनों के दोनों क्या करेंगे? यहाँ पर ये हाइड्रेट्स बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? यहाँ पर हाइड्रेट्स बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप में भी पॉइंट आ रहे हैं, और यही पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं? यही पॉइंट एनॉमलस बिहेवियर में भी आ रहे हैं। 6 वाला पॉइंट एक यदि अपन उठाते हैं तो जैसे एसिटिलीन है, एसिटिलीन के साथ में लिथियम रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा लिथियम। ठीक है, अब चूंकि लिथियम रिएक्शन नहीं कर रहा तो मैग्नीशियम भी रिएक्शन नहीं करता, आप जानते हैं। एसिटिलीन इज नॉट रिएक्शन विद Mg के साथ, नो रिएक्शन है। जबकि एक रिएक्शन जो है हमेशा वो कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा, IIT के अंदर JEE मेन में सोडियम के साथ भी रिएक्शन करता है, और क्या बना लेता है? ये हाइड्रोजन हटा देगा और सोडियम एसिटाइलाइट बन जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया Na प्लस हो गया, माइनस हो गया Na प्लस हो गया, ये सोडियम एसिटाइलाइट बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो डायगोनल रिलेशनशिप में जो लिथियम अपने ग्रुप के साथ अलग है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ में सिमिलर रिएक्शन शो कर रहा है। कारण क्या है? दोनों का जो साइज जो होता है वो लगभग सेम होता है। कारण क्या है? दोनों का साइज जो रहता है, कारण है ड्यू टू
सिमिलर रिएक्शन क्या है? सिमिलर रिएक्शन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ड्यू टू एटॉमिक्स एंड आयोनिक साइज। एटॉमिक साइज भी होता है और इसका आयोनिक साइज भी होता है, ठीक है, आयोनिक साइज। अब लिथियम का जो है साइज कितना होता है? लिथियम का साइज यदि अपन लेते हैं यहाँ पे लिथियम का साइज, तो वो 170 पिकोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिथियम का साइज 170 पिकोमीटर हुआ, तो मैग्नीशियम का साइज कितना हुआ? इसका 8 कम कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अपना 8 अपन ने कम कर दिए, तो 8 कम करने से कितना हो जाएगा हमारा 170 पिकोमीटर, और यदि हमने यहाँ पर 8 कम कर दिए तो ये हो जाएगा 162 पिकोमीटर के करीब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो एटॉमिक साइज होता है वो लगभग यहाँ पर सेम यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है लगभग सेम मिलेगा 170 पिकोमीटर, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा अपन कम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा कम होता है, यस, ठीक है, सॉरी, इसको आप कर लीजिए 152 पिकोमीटर साइज है। बस साइज पूछता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने लिए देख रहे हैं कि आखिर ये सिमिलर रिएक्शन क्यों शो कर रहा है। तो आंसर तो क्या आएगा? ड्यू टू एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। तो अब साइज कैसे लिखवा दे रहा हूँ, 152 पिकोमीटर, और यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाता है 160 पिकोमीटर, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, एटॉमिक साइज। तो वैल्यूज लिख दिए, वैल्यूज कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम 160, तो 8 करीब यहाँ पर बढ़ जाता, 8 बढ़ जाएगा इसमें, है ना। और सिमिलर साइज की वजह से ये रिएक्शंस आपको 4th, 5th, 6th आपको मिलेगी। यहाँ पर सोडियम वाली रिएक्शन यहाँ पर मेन है, सोडियम एसिटिलाइड का बना, इसका नाम लिख लीजिए सोडियम एसिटिलाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछता है ये, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एल्काइंस है, जो हाइड्रोकार्बन्स में, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन यहाँ पर करते हैं, सोडियम एसिटिलाइड बनाते हैं। और कारण क्या है इसका यहाँ पे कारण क्या है? इस एसिटिलीन हाइड्रोजन जो रहता है उसकी वजह से, है ना। ये एसिटिलीनिक जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन निकल जाता है, एसिड है सोडियम, लेकिन जो लिथियम होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन बता रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये एनॉमलस बिहेवियर, ये सब मैंने आपको करवा दिया है इस लेक्चर में। मैंने आपको क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको इस लेक्चर में, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ सोडियम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।